हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप तमाम लोगों के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ये खास करके पेडागोजी से संबंधित प्रश्न हैं जो कि आपकी टेट और खास करके सीटेट परीक्षा में ये पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, पेडागोजिकल इश्यूज जो हैं वो आपसे सीटेट परीक्षा में 1 से 5 और 6 से 8 दोनों के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में 30 प्रश्नों की एक श्रृंखला है, ठीक है, जो आपकी आगामी सीटेट 2021 की परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। अगर प्रभावशाली अधिगम की बात करेंगे तो इनमें से कौन सा जो है एक जो है आपका प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं आपसे पूछा गया है, तो ध्यान देना है आपको। चलिए, विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं, विद्यार्थियों से उच्च स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना, बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार कर सकते हैं। देखिए, तो पूछा गया कि कौन सा, तो देखिए विद्यार्थियों से उच्च स्तर के प्रश्नों की उत्तर की अपेक्षा करना, ये जो है आपका कार्य नहीं होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सार्थक अधिगम है उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा सहचार्य। अच्छा, वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण, निजी अनुभवों के से ज्ञान की संरचना का सक्रिय निर्माण, ये जो है सार्थक अधिगम इसी को कहते हैं कि निजी अनुभवों के आधार पर जो है ज्ञान की संरचनाओं का जो है सक्रिय निर्माण करना जो है वो सार्थक अधिगम कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। इनमें से जो कौन सा कथन है उसको सीखने की प्रक्रिया की विशेषता हमको नहीं मानना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा जब भी नहीं आए, ठीक है, तो ये बात हमको ध्यान रखने की कि इसमें नहीं पूछा गया है। ठीक है ना। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्था है जहां अधिगम प्राप्त होता है। देखिए, एक बात बताऊं, यही ऑप्शन गलत है। एकमात्र मतलब यहाँ पे ओनली लग गया है, ठीक है, और जिस ऑप्शन में ओनली आता है वो ऑप्शन सही होता ही नहीं। तो क्या शैक्षिक संस्थान ही मतलब जो है इंस्टीट्यूशन ही जो ऐसा स्थान है जहाँ पे अधिगम प्राप्त हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं। सीखने को तो बहुत सारी जगहें हैं। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, सही बात है। अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है आपका ना कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, ये ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती, यह कथन है। ठीक है, इसको समझिएगा। ये कहा जा रहा है कि जब कक्षा जो विविध होती है ना, मतलब विविध प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें रहते हैं, ठीक है, तो ये विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। तो ये कथन क्या है? सही है, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले आता है। गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वो स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल। देखिए, बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी कि देखिए, अगर कक्षा बहुभाषिक होगी और बहुसांस्कृतिक होगी, अलग अलग संस्कृति से जो बच्चे आते हैं, तो बच्चे उसमें अपने आप को अलग थलग नहीं महसूस करेंगे, बल्कि जो बच्चे हैं वो अपने साथियों के साथ जो है ना अलग अलग कौशल सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्लास में कोई बच्चा केरल से है, कोई तमिलनाडु से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई बिहार से, तो वो लोग जो है अपनी अलग अलग संस्कृति से जो चीजें लेके आए हैं वो उनको सीखने का मौका मिलेगा। तो बहुसांस्कृतिक और बहुभाषिक कक्षा को जो है बोला जाता है कि उसको जो है एक शक्ति के रूप में देखना चाहिए, न कि एक कमजोरी या बाधा के रूप में देखना चाहिए। ये बार बार कहा गया है, तो याद रखिएगा कि सही है, क्योंकि वो अपने बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखेंगे। ठीक है। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में, अब जो रिसर्चेज हैं वो क्या बताती हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती हैं, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। पर देखिए, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। ठीक है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? इनमें से कौन सा जो उदाहरण है वो प्रभावशाली विद्यालय की एक प्रथा का है? ऑप्शन है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, बिल्कुल सही है। अगर आप जो है इसमें इंडिविजुअल लर्निंग की बात करेंगे, ठीक है, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। अब देखिए प्रतियोगितात्मक कक्षा जो है नहीं, निरंतर तुलनात्मक जिसे कंपेयर करना बिल्कुल नहीं, शारीरिक दंड को तो आप हटा ही दीजिए। तो जो व्यक्ति सापेक्ष अधिगम होता है ना, ठीक है, इंडिविजुअलाइज जो लर्निंग होती है उसको हम मानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। किसी भी प्रारंभिक कक्षा में जो है प्रभावशाली जो शिक्षक का उसका उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। किस तरह से? देखिए इसमें आ गया दंड, पहला ऑप्शन दंडात्मक उपाय, तो दंड तो बिल्कुल मना किया गया, ठीक है ना। जो हमारा एनसीएफ है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, देखिए दंड से बच्चा जो है वो ड्रॉप आउट हो जाएगा, छोड़ देगा, भाग जाएगा, ठीक है, तो दंड समाधान नहीं। और देखिए दंड को अगर मैं हटा दूं तो एकदम डी ऑप्शन देखिए रट कर, तो देखिए ये जो एनसीएफ है वो मना करता है रटने को, ठीक है ना, लर्न करना, रटना, नोटिफिकेशन, ये सब मना है। तो दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही निकल गए। अभी ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में भी अच्छे अंक पा सकें। अरे ऐसी कौन सी बात है भाई कि परीक्षा में सिर्फ अच्छे अंक पाने के लिए बच्चा सीख रहा, नहीं, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। बिल्कुल सही बात है, वो जिज्ञासु बने, ठीक है, उनके अंदर जो है चीज़ों को सीखने की जो जिज्ञासा है वो बढ़े और वो सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? मतलब अध्ययन के लिए, अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे उनको प्रोत्साहित कर सकती है? मतलब कि इंटरनली वो मोटिवेट होकर मतलब सीखने की तरफ बढ़ें। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करें। साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफी, नहीं, उनमें चिंता और डर पैदा करके। देखिए ये जो है ना साफ दिखाई पड़ने वाले लक्ष्य जैसे टॉफी देना, ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उनमें चिंता और डर तो पैदा ही नहीं करना, उनमें चिंता क्यों पैदा करनी। और प्रतियोगितात्मक जो परीक्षण है मैंने मना किया उससे, तो याद रखिएगा व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करके, ये जो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? मतलब अपने बच्चों को किस तरह से इंटरनली जो है मोटिवेट कर सके, उसके लिए वो क्या कहें? काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। अच्छा, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। चलो उसके करने से पहले समाप्त कर लो, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते? देखिए ऐसा नहीं, कंपेयर मत करिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे, बिल्कुल। तो ये इंटरनली मोटिवेट होगा कि मैम जो है हमको पॉजिटिवली मतलब रिस्पॉन्ड कर रही हैं, ठीक है, हमको मोटिवेट कर रही हैं कि नहीं अगर मैं इस चीज़ को करूंगा तो मैं सीख जाऊंगा। टॉफी जो है एक सॉल्यूशन नहीं है कि बार बार वो पता चला कि आगे जो है टॉफी के लिए काम कर रहा है, टॉफी नहीं मिलेगी हम करेंगे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावशाली ढंग से सीखेंगे जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही। देखिए यहाँ पे जो बात है ना ओनली आ गई, पर ही का मतलब ये ओनली आ गई, ऑप्शन सही नहीं है। जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय, अगर बच्चा निष्क्रिय होगा तो क्या सीखेगा? बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। अगर लगेगा बच्चों को कि हम मतलब उनकी जो इमोशनल जो नीड्स है ना उनको हम फुलफिल करेंगे और लगेगा कि जो है उनकी जो अनुभव है वो महत्वपूर्ण है, तो बच्चा जो है अच्छी तरह से कार्य करेगा, अच्छी तरह से सीखेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, जब बच्चे विद्यालय में आते हैं, ठीक है, जब बच्चे विद्यालय में आते हैं तो अब ऑप्शन सुनिए। ए, उन्हें बता देना चाहिए कि विद्यालय की भाषा भिन्न है और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी बोलना नहीं। एनसीएफ बोलता है कि प्राथमिक स्तर पर जो है आप उनको उनकी मातृभाषा में ही सिखाइए, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि आप उनको मना कर देंगे कि स्कूल की भाषा अलग है और आपको जो है मातृभाषा में बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है। उनके अभिभावकों को बताना चाहिए कि वे घर पर केवल विद्यालय की भाषा, केवल आ गया ना, ये ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगला, उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति
महत्वपूर्ण होती है। सही बात है, एक्सप्रेशन जो है वो महत्वपूर्ण होता है, वो कम से कम अपनी बात को एक्सप्रेस तो कर सकें। अगर हम उनको बोलने का मौका ही नहीं देंगे और सिर्फ ये बोलेंगे कि जो हमारी स्टैंडर्डाइज जो है एक भाषा है, स्कूल की एक भाषा है, आप उसके उसमें ही सिर्फ आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, तो वो जो है बात करने में शर्माएंगे, झिझकेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे लोग खड़ी हिंदी ना बोल पाएँ, वो थोड़ा सा उनकी जो डायलेक्ट है, उनकी जो बोली है वो अलग हो, तो वो जो है अपनी बात को आपके सामने रख नहीं पाएंगे, इससे बच्चा जो है पिछड़ जाएगा। ठीक है, तो उनको जो है अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला प्रश्न है, बच्चे सीखने के लिए स्वयं अपनी युक्तियां बना लेते हैं। इस संदर्भ में शिक्षक को, सिंपल सी बात है, वो अपने जुगाड़ बना लेते हैं, अपनी युक्ति बना लेते हैं। ठीक है, क्या है, बच्चों की युक्तियों पर ध्यान ना देकर अपनी बनाई ना। अगर आप बच्चों की युक्तियों पर ध्यान नहीं देंगे, सिखाने तो आप बच्चों को आ रहे हैं, खुद थोड़ी। बच्चों की युक्तियों को समझना तथा उनके साथ उन पर चर्चा और संवाद स्थापित करना चाहिए। ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी आगे देखते हैं। बच्चों को ऐसा ना करने के लिए एक लंबा भाषण देना चाहिए, नहीं। पाठ्यपुस्तक में लिखित प्रक्रिया को कड़ाई से, नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो है, बच्चों की युक्तियों को समझना तथा उनके साथ उन पर चर्चा और संवाद स्थापित करना चाहिए। बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कारक सीखने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अब देखिए, केवल आनुवंशिक बनावट, नहीं, बिल्कुल नहीं। भौतिक आधारभूत संरचना, सामाजिक संदर्भ तथा संवेग और परिपक्वता तथा शारीरिक छवि। तो आपको मैं बता दूं कि जो है आपका सामाजिक संदर्भ तथा संवेग जो है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला है, सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है, क्योंकि जो सीखना है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि सीखना तब होता है जब शिक्षार्थी को कुछ जानकारी दी गई हो। अच्छा, सीखना याद करने और किसी व्यवहार के में सक्रिय परिवर्तन की ओर। देखिए, याद करना, व्यवहार में परिवर्तन जो है सीखना तो समझ में आता है, लेकिन याद करना नहीं। ज्ञान पर कार्य करते हुए शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है। सीखना मुख्य रूप से जैविक, देखिए सही बात है, ज्ञान पर कार्य करते हुए शिक्षार्थी जो है वो ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन क्या है? सकल आकलन को बढ़ावा देता है, आकलन को सीमित कर देता है, समग्र मूल्यांकन को नहीं। ये जो है आकलन को सीमित कर देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद जब योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है, तो वो क्या कर रहा है? सीखने का आकलन कर रहा है, सीखने के रूप में आकलन कर रहा है, सीखने के लिए आकलन कर रहा है, सीखने के समय आकलन कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किस ओर संकेत करता है? मतलब क्रिस्टीना एक कक्षा अध्यापिका है, क्लास टीचर है, और वो कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती हैं और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। मतलब जो वो घूम के आए, जो क्षेत्र भ्रमण उन्होंने किया, उस पर वो चर्चा करती हैं। यह किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन है आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन, या सीखने के लिए आकलन। तो सी है, सीखने का आकलन। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? यह निर्णय लेना कि विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत, नहीं यार, ऐसा थोड़ी है। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार, ठीक है। शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों को, नहीं। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार जो है इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं, मतलब जो कमियां रह जाती हैं, उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए? ठीक है, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, नहीं ना। शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, समुचित सघन अभ्यास कार्य जो है ये जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? अधिगम के आकलन को उजागर करता है। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरे निष्पादन की तुलना में
किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के नहीं। तो देखिए यहाँ पे ए जो होगा, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है तो वो होता है शिक्षक केंद्रित नहीं, विद्यार्थी केंद्रित ठीक है, परीक्षा आधारित और निष्पादन आधारित। तो आपका जो है जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है ये क्या होता है, जो ये होता है निष्पादन आधारित। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं। रचनात्मक आकलन के लिए सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी, दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न। रचनात्मक आकलन की बात की गई है, रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है, तो जो सेशनल वो है, प्रश्नोत्तरी है, दत्त कार्य या मौखिक प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां किसके कुछ उदाहरण हैं। परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, कक्षा में बच्चों की स्थिति का निरूपण विधि, आलेख पत्र, रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, या अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। तो ये जो है डी ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, निम्न में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। ये जो है कॉम्प्रिहेंसिव और कॉन्टिन्यूअस जो इवैल्यूएशन है उससे संबंधित नहीं है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा निवारित किया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसका। मूल्यांकन को एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में होना चाहिए, वास्तविक इस प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। देखिए एक्चुअली क्या है, केवल जिसमें आता है वो तो गलत है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, जो मूल्यांकन है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। आकलन का विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना नहीं, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना ठीक है, विद्यार्थियों को प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना गलत है, रिपोर्ट कार्ड में नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो इसमें संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना नहीं, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। बिल्कुल सही ऑप्शन यही है, इससे सही सुटेबल ऑप्शन कुछ हो ही नहीं सकता, इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्साह एवं प्रेरित होते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं कि सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, का उत्साह भंग हो जाता है किसी भी रूप में। ऑप्शन नंबर ए, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता नहीं, वे पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, बिल्कुल नहीं, वे श्याम पट पर अध्यापक द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, बिल्कुल नहीं, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। ठीक है, तो ये थे आज आपके कुछ 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित हैं। जो ये प्रश्न जो है आपकी आगामी जो CTET की परीक्षा है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।